it is very much attached to the Article 21 of Indian Constitution, which says that every person has a right to dignity, right? And but if you are keeping someone without giving them trial and you are just delaying it again and again, you are actually taking their dignity, right? लेकिन हम उस मुद्दे पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे अगर हम बहुत सारे लिबरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करने लगे, फिर तो हमारी भारत की अखंडता पे बहुत बड़ा आँच आने वाला है। Umar Khalid has said something or done something, to start the trial and let him be heard and let his lawyers defend him on different arguments that he said this because of this reason, but you're just keeping the person in jail. Court might have been right, but yeah, there's one problem also. The negative aspect is that you have to finish trial as soon as possible. पेंडिंग ट्रायल्स थे, आप उनके बारे में क्यों नहीं सवाल उठा रहे? ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? हाल ही में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसको लेकर उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल ना मिलने वाले मसले पर दोबारा जो लोग हैं उन्होंने बातचीत करना शुरू कर दी। आपको बता दें, हाल ही में एक लिटफेस्ट में फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत की जो जुडिशरी है उसका मूल अभी भी यही कहता है कि बेल इज़ द नॉर्म एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन। उनका ये कहना था कि अगर ट्रायल जो है वो बहुत लंबा खिंच जाए या फिर ट्रायल शुरू होने में बहुत देर हो तो बेल सिर्फ नॉर्म नहीं रहता, बल्कि बेल जो है वो अभियुक्तों का राइट बन जाता है। ऐसे में अब ये दोबारा ये डिस्कशन, ये डिबेट शुरू हुई कि अगर यही मूल भावना है हमारे जुडिशरी की, तो शरजील इमाम और उमर खालिद के मामले में जहां 5 साल से ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, उन्हें क्यों बेल नहीं दी जा रही। स्टेटमेंट पर लोग लॉ के छात्रों से बातचीत करने के लिए मैं प्रमोद तिवारी इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ सेंटर 1 में, जहां मेरे साथ कुछ लॉ के छात्र मौजूद हैं। हम इनसे इस केस के बारे में ही बात करेंगे और हम इनसे जो जुडिशरी जो या जुडिशियल एस्पेक्ट है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग रिमार्क में सबसे ले लूँगा कि पहला रिएक्शन, पहला ओपिनियन, ये जो स्टेटमेंट है कि बेल इज़ द नॉर्म, जेल इज़ द एक्सेप्शन, इस पर आपका क्या होगा? Sir, in Indian legal system, it is generally presumed that an accused is innocent until proven guilty. So there is a general presumption of innocence. So if there are not enough grounds that the accused might abscond or he might, tamper the evidence. So unless those grounds appear, the courts normally grant bail, and they are, obliged to grant bail to the accused. So this is the normal norm. जब हम भारतीय न्याय व्यवस्था को पढ़ते हैं तो हम विभिन्न पीनल कोड्स के साथ पढ़ाई करते हैं और उन पीनल कोड्स में हमें जनरली बताया गया है कि क्राइम किसे कहते हैं, डिफ़ाइन किया गया है क्राइम को, और क्राइम के डेफिनेशन के साथ साथ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि किसे हम क्राइम नहीं कहेंगे या किसे हम हीनियस क्राइम कहेंगे या हाई डिग्री के क्राइम कहेंगे। उसी मामले में जब जस्टिस चंद्रचूड़ ये बोलते हैं कि बेल इज़ अ नॉर्म एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन, तो हम ये बिलीव करते हैं कि वो उन्होंने सही बोला। भारत के डेमोक्रेसी में ये एक, भारत के न्यायतंत्र में ये एक प्रिंसिपल्स है, लेकिन हम उस मुद्दे पर उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ हो। और नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दों पे अगर हम बहुत सारे लिबरल प्रिंसिपल्स को यूज़ करने लगे, फिर तो हमारी भारत की अखंडता पे बहुत बड़ा आँच आने वाला है। आप हाउ डू यू सी दिस स्टेटमेंट? So whatever the statement that Justice Chandrachud said, ex-CJI of India, it is not a very new thing in the Indian judicial philosophy, if I have to put it, because it has been many a times in different judgments. It has been said that bail is always an exception, and bail is a norm, sorry, and jail is an exception. That if you feel that something has been done very gravely, then only jail should be given, right? It is very much attached to the Article 21 of Indian Constitution, which says that every person has a right to dignity, right? And dignity is only achieved if you give someone a fair trial, right? And but if you are keeping someone without giving them trial and you are just delaying it again and again, you are actually taking their dignity, right? If you are not sure that why are you keeping a certain person in a prison, and you are, even if you are sure, you are not making that person who is in prison telling him that why you are inside, that what is your crime. You have to first make the person
you have to first tell them that this is your crime, that is why we are keeping you, and this is what the law says, that you should be here for this much long time. But you are not giving any justification, any reason for them, and you are just putting if I talk about Umar Khalid's case, there's a term that Delhi police has been using a lot of times during these bail arguments, that there is a larger conspiracy that has been going, a larger conspiracy. They are not explaining in depth that what evidences you have found and why you're not starting a trial. You are keeping someone for 5-6 years, but you are not starting a trial. Like, okay, even if Umar Khalid has said something or done something, just start the trial and let him be heard and let his lawyers defend him for on different arguments that he said this because of this reason. But you're just keeping the person in jail for no matter what reason. Because, and why this particular code that you are saying it is necessary is because if we talk about the judicial conscience, it is very much dependent on this tenets that everyone is innocent until proven guilty. Everyone is presumed innocent by the law, and you can't just put anyone in jail without proving their crime, because the judicial framework, the legal frameworks that govern India are not based ki we have to just collect all the criminals and put them in jail. We ensure that less of the less person go into jail and more of the more people stay out, because it is not a very good thing to have a lot of criminals inside. It doesn't show a good image of the nation that you are a lot of criminals. The main aim of judicial system is to reduce the crime. It is not to put more criminals and put them in jail, and just because you have a legal system and framework. Because the main aim, as I'm saying, that of legal system is to put less criminals in jail, to ensure that they get proper dignity to life. That is what Now let's link both the statement and the judicial process that is गोइंग ऑन इन उमर खालिद एंड सजिल इमाम्स केस. एक तरफ हम कहते हैं कि बेल इज़ नॉर्म, जेल इज़ द एक्सेप्शन. दूसरी तरफ हम देखते हैं उमर खालिद और सजिल इमाम 5 साल से जेल में हैं, उनका ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और उनके बेल पिटिशन जो है खारिज हो रहे हैं, और अब अगले 1 साल तक, एटलीस्ट अब 2027 तक तो वो अप्लाई भी नहीं कर सकते बेल के लिए. अब नाउ हु इज़ टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ के सामने एक बार वापस किसी कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था, देन जयपुर में, आई एम नॉट रॉन्ग, तब उन्होंने ये कहा था कि अगर उन्हें बेल नहीं मिल रही है तो इसमें जुडिशरी की गलती नहीं है, क्योंकि डिफेंस काउंसिल की तरफ से कई बार रिपीटेड एडजॉर्नमेंट्स मांगी गई हैं. उन्होंने अपनी दलीलें पेश ही नहीं की हैं, उन्होंने बेंचेस के सामने सिर्फ गए हैं और दूसरी तारीख मांगी है. तो अगर इस सिनेरियो में अगर उमर खालिद और सजिल इमाम की बेल नहीं मिल रही है, देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? I mean, you can always blame the investigation authorities, but the court has certain grounds on which they, refused to grant him bail. For example, there were other 5 co-accused also who were granted bail because, the court thought that they have lesser roles to play in the larger conspiracy in the Delhi 2020 riots. But court also found that the Sharjeel Imam and Umar Khalid played an active role. They found certain prima facie evidences that showed them they actively participated in that riot, and that riot was not just a normal protest. It killed many people. I think 50-60 people were killed. Who is responsible for that? We have to put that question also in mind while treating them. So I think the court might have been right, but yeah, there's one problem also. The negative aspect is that you have to finish trial as soon as possible. So in this case, it is not it is not happening that the trial is going on for like 5 years. I mean, this is the 6th year. So I think this is a slight fault on the part of authorities also, because you have to examine all the witnesses. There are many witnesses here, so you have to examine them one by one, and I think 5 years is much more time, and if you are not able to complete in that time also, I think it's fault on their part too. मैं तो ये बोलना चाहूँगा, जैसे आप शर्जिल इमाम के केस और उमर खालिद के केस में आप बता रहे हो कि ट्रायल 5 ईयर्स से चल रही है, इट वाज नॉट कंप्लीटेड राइट नाउ आल्सो. एंड अगर आप ये कह रहे हो तो आप और भी जो बहुत दिनों से पेंडिंग ट्रायल्स थे, आप उनके बारे में क्यों नहीं सवाल उठा रहे हो? ये एक सेलेक्टिव नैरेटिव क्यों गढ़ा जा रहा है? उमर खालिद कोई बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं था. उमर खालिद कोई बहुत बड़ा राष्ट्र नेतृत्व करने वाला अगुआ तो नहीं था. वो तो एक ऐसे कॉन्स्पिरेसी में जेल के अंदर बंद है जो किसी भी सच्चे राष्ट्रभक्त को वो पसंद नहीं आएगी. नेशनल इंटीग्रिटी को डैमेज करने के कॉन्स्पिरेसी में वो अंदर है. और आप जब 1993 में मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपको पता होगा उसका अभी जाके एक्विटल हुआ मुंबई में लोगों का. क्यों वो 1993 से आज 2025 तक वो कैसे टिका हुआ रहा?
वो ट्रायल पे किसी ने क्यों नहीं सवाल उठाया कि वो इतने दिनों तक क्यों चला? मुंबई में जो लोग 1993 के बम हमले में जख्मी हुए या जिन्होंने अपना जान गंवाया, उनको क्यों नहीं जल्दी से न्याय मिली? आप उन लोगों के लिए क्यों लड़ाई लड़ते हैं जो लोग देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हैं? मैं साफ सुथरी बात करना चाहता हूँ हमारे समाज से, सो कॉल्ड लिबरल समाज से, जो ये कहते हैं कि उमर खालिद को 5 साल से जेल नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये कभी क्यों नहीं कहा कि 1993 का मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट जिसने किया वो एक्यूट क्यों हो गए? यह इस 30 साल में उन्होंने मतलब न्याय व्यवस्था ने किया क्या? तो मेरा सवाल वही है, देखिए ये कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं है। अगर 5 साल से ट्रायल नहीं हुए हैं या फिर अगर 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अगर, तो ये जो फेलियर, रिपीटेड फेलियर ऑफ जुडिशरी है, who is to be held responsible for I this? just want to tell you that just talk about overall reformation. Don't talk about a particular matter or particular person. Those who are indulged in such a serious crime of damaging the national integrity. Why are you talking about him? Overall reformation we need. इन जुडिशरी वी नीड ओवरऑल रिफॉर्मेशन, और हम उसके लिए बात कर सकते हैं। लेकिन आप किसी सेलेक्टिव व्यक्ति के बारे में ही बात करो, बात करते जाओ। और क्या देश में मामले नहीं है क्या? अगर आपको जुडिशरी स्पीडी ट्रायल चाहिए तो आप पूरे ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम में ये बात करो। आप उमर खालिद की बात लेके आ जाते हो, आप शर्जील इमाम की बात लेके आ जाते हो। अरे उन्होंने ऐसा अगर होता, उन पे बेबुनियाद आरोप लगे हैं तो आप कह भी सकते थे। शर्जील इमाम का तो वीडियो है, आप जाके देख लो। शर्जील इमाम का वीडियो है, आप जाके देख सकते हो उसमें उसने क्या कहा था। इसे तो कोई नहीं झुठला सकता। या वो गलत तो मतलब उसने खुद पर भी नहीं बोला कि वो वीडियो मेरा है। कन्हैया कुमार ने तो बोला कि मैंने स्लोगन नहीं लगाए थे, उसने तो ये बात नहीं बोली। उसका सरेआम सोशल मीडिया पे वीडियो है, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वीडियो है। तो आप उन लोगों की दुहाई क्यों देते हो? आपको अगर बात करनी है, देश का भलाई चाह रहे हो आप, तो आप ओवरऑल जुडिशियल रिफॉर्म के बारे में बात करो। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन एक किसी सेलेक्टिव मुद्दे पे बात करना मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा पहल है। Do you agree with it, or what are your views on this? So my views are totally different, and because it's a simple thing that if you are saying that someone has committed उन्होंने कुछ गलत किया, they have committed some very big crimes, I think it is on the judiciary to decide कि उन्होंने किस हद तक कितने बड़े क्राइम करे हैं। एंड नाउ दैट वी नो दैट दे आर अंडर ट्रायल, दैट मीन्स कि उनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, तो हम ये कहना कि उन्होंने कुछ एक क्राइम किया है, इसका वीडियो है, ये तो मीडिया ट्रायल की बात होगी ना कि तुम्हारा वीडियो डला हुआ है तो हम डिसाइड कर रहे हैं तुमने क्या कहा है नहीं कहा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मीडिया ट्रायल, एंड मीडिया ट्रायल के हिसाब से अगर जाओगे तो बहुत सारे लोग बेगुनाह भी हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों पे सज़ा भी लग जाएगी अगर मीडिया ट्रायल ही अगर डिसीजन देगा। तो आई थिंक वी शुड फर्स्ट वेट फॉर द जुडिशरी टू डिसाइड इफ उमर खालिद और शर्जील इमाम ने जो क्राइम किया है इट इज़ वर्दी टू बी कॉल्ड एज, एंड बिकॉज देयर इज़ अ थिंग दैट कि अगर उन्होंने बहुत कुछ गलत कहा है तो आप तुरंत से ट्रायल शुरू कीजिए, उनको जेल में मतलब अच्छी एकदम उनको सज़ा दीजिए अगर उन्होंने कुछ गलत कहा है, कन्विक्ट देम लाइक एज पर द लॉ, राइट। किसी को बिना कुछ कन्विक्शन के बिना कुछ बनाए बस जेल में रखा हुआ है, तो इट इज़ नॉट अबाउट अ सिंगल केस कि तुम किसी एक केस से फोकस करो या ना करो। इट इज़ अबाउट कि इवन इफ वन पर्सन इज़ नॉट डिनाइंग दैट इट अफेक्ट्स द होल जुडिशरी सिस्टम। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपको चेंज लाना तो सबके साथ ही साथ शुरू करना पड़ेगा। अगर आप किसी एक का भी गलत कर रहे हैं तो वो एक तरह से जुडिशरी के लिए भी गलत हो रहा है। एंड एक और चीज़ जो इस पर्टिकुलर बेल में ये हुआ था कि इस पर्टिकुलर बेल जो हियरिंग थी उसमें ये हुआ था कि 5 लोगों को बेल मिल गई थी लेकिन उसको नहीं मिली थी। तो आई थिंक इसका भी एक तरह से एक तरह से इसका भी बहुत लोग यूज़ करें कि देखो अगर कोर्ट का इरादा गलत होता तो दे वुड नॉट हैव गिवन बेल टू दोस 5 पीपल, राइट। उनको दिया तो सही, राइट। इट मीन्स दैट कि कोर्ट की इंटेंशन अच्छी है, तो एक तरह से कोर्ट ने भी अपने आप को थोड़ा इससे बैलेंस एक अप्रोच दिया कि हमने इन लोगों को निकाल दिया, इनको नहीं निकाला तो मतलब इन्होंने कुछ ज़्यादा गलत किया है। बट दिस स्टिल डजंट प्रूव एनीथिंग बिकॉज तुम कुछ ट्रायल ही नहीं शुरू कर रही हो, नॉट। उन्होंने जब शुरुआत में ये जब ट्रायल सब शुरू हो रहा था उन्होंने कहा था कि हम बस 6 महीने के लिए रखा हुआ है या फिर ट्रायल शुरू हो जाएगा 2 साल। फिर उसके बाद उनके बाद जो आए उनका मैं नाम नहीं याद आ रहा, एक जो सॉलिसिटर जनरल उन्होंने जो मतलब ASG शायद थे, उन्होंने राजू रहा, उन्होंने कहा था कि 2 साल और चलेगा। बट देखिए तो अब 5 साल हो गया और ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ये उनका लिखित मतलब उन जो बेल की जो आर्गूमेंट्स वगैरह है उस सब में कहीं लिखा हुआ है ये 2-3 साल पहले के। कमिंग बैक टू, मैं बीच में इंटरप्ट करना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आपने बोला कि उन पे ऐसे मीडिया ट्रायल से दोष मढ़े जा रहे हैं उमर खालिद पे और इन पे। जब अभी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया तो आपने अगर पूरी प्रोसीडिंग देखी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने 5 लोगों को
बेल दे दिया, बाकी 2 लोगों को, या मतलब और भी कितने लोग हो सकते हैं जिन्हें जेल में रखा गया, उन्हें 1 साल बाद बेल के लिए अप्लाई करने बोला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सेलेक्टिव डिसीजन क्यों दिया? मैंने सोचा एक बार के लिए, लेकिन जब आपने पूरी प्रोसीडिंग देखी होगी तो आपको पता चला होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे लोगों का इस कॉन्स्पिरेसी में एक अहम योगदान था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना, ये हियरिंग में उन्होंने अपने हियरिंग में माना ये बात कि उनका अहम योगदान था, इसलिए उनको एक्सेप्शनल केस में बेल नहीं दिया गया। चलिए मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा। इसी बात से जुड़ा हुआ है डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने स्टेटमेंट में आगे जो कहा। अब उन्होंने आगे कहा कि द कोर्ट्स कैन डिनाई बेल अंडर if some cases are registered under unlawful activities UAPA Prevention Act UAPA only if that is judicially justifiable। Yeah. सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन आ रही थी, जब बेल देना था, जब सुनवाई चल रही थी, जब बेल पिटिशन खारिज करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत यूनिक ऑब्जर्वेशन दी थी, और वो ये था कि हमने इन 5 को बेल इसलिए ग्रांट की क्योंकि हम इन 7 को, यानी कि 5 जिनको बेल मिली और उमर खालिद और शर्जील इमाम को, हम इन 5 को सेम फुटिंग पे नहीं रख सकते हैं बिकॉज द प्राइमा फेसी एविडेंस अगेंस्ट उमर खालिद एंड शर्जील इमाम मेक्स देम द की कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ द दिल्ली राइट। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी, इस पर आप लोग क्या, अब इस पे अपनी राय दीजिएगा और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट अपनी तरफ से। Look, as my colleague rightly pointed out, that we can't judge a person based on media trial. It is up for the judiciary to decide whether he's guilty or not. So the same judiciary, the Supreme Court, said that they were directly involved in planning protests, mobilizing people and creating conditions for violence. That is the court statements. So they were actively involved. There is prima facie evidence found against them. That's why they were denied bail, and other co-accused who were, slightly involved or not, there was a, it can't be proved beyond reasonable doubt that they were involved or not. So though they were granted bail. So, and definitely there's a video circulating of Umar Khalid saying that we should cut the chicken neck of India and we should do this, we should do that. So they're actively planning riots against the government of India, which is itself punishable in the IPC with punishments like even death penalty or imprisonment for life if you are planning armed protests against the government of India. Now in various statutes like the IPC or BNS, it is generally said that bail is the rule, jail is the exception. But in the special statutes like previously TADA or now UAPA, it can be said that if there are grounds that if you are granting bail to a person, he can influence people, he can mobilize, or he can create the conditions for violence. You can also deny them bail until the final proceedings have been done or until all the witnesses have been examined. So the court is obviously right in determining that. मैं तो अपने अंतिम रिमार्क्स में यही कहना चाहूँगा कि अगर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसा कहा है कि बेल इज़ अ नॉर्म एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन, देन ही शुड थिंक अबाउट हिज टेन्योर। मैं तो बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये उन पर ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है, क्योंकि वो मेरे हिसाब से, मेरे ज्ञान के हिसाब से ही वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जहाँ तक मुझे ज्ञान है। और उन्होंने अगर ये सवाल उठाया है कि शर्जील इमाम को अभी तक बेल मिल जाना चाहिए था, तो ये तो उनके कार्यकाल पे ही सवाल उठाता है, इसके लिए तो उन पे ही सवाल उठती है। तो इसमें द थिंग इज़ दैट व्हेन बिफोर कमिंग हियर आई वाज रीडिंग दिस आर्टिकल फ्रॉम इंदिरा जैन सिंह। उन्होंने एक चीज़ लिखी हुई थी इसमें दैट दिस पर्टिकुलर बेल जो डिसीजन आया था उसमें शी हैड रिटन दैट द फर्स्ट थिंग इज़ दैट दे वर बीइंग ट्राइड अंडर UAPA का सेक्शन 15 विच टॉक्स अबाउट टेरर एक्टिविटीज़ डन, and but she mentioned that there is no clear definition of what counts as terror and what doesn't count as terror, and so if government feel that certain activities are anti terror तो वो उनको उसके अंदर डाल सकती है। और इस चक्कर में बहुत सारे लोग आप देखे होंगे, तो मेरे पास बहुत सारे इस बात पे मैं थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा। मैं इनकी बात नहीं काट रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये जजमेंट दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जब बेल खारिज की थी इस उमर खालिद और शर्जील इमाम की, तो उसमें इसी एक पॉइंट पे बहुत कैटेगोरिकली ये कहा था कि एक्ट ऑफ टेरर डज नॉट ओनली मीन एन आर्म्स रेवोल्यूशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और डूइंग वायलेंस। इफ इन एनी सिनेरियो यू आर trying to distort the sovereignty and the integrity of the nation, that also counts as an act of terror. Now you please continue. Yeah, so starting में ये था कि that beyond the what Indira Jain Singh had written in that article, it was that there were
primary electronic evidences against both Sharjeel, mostly Umar Khalid, we have to talk about that there were some WhatsApp chats where some things were written, and on the basis of that, it was decided that it is anti-national. What I think this particular kind of way of a government's working, it also brings a very kind of chilling effect into different areas, specifically journalism, where people fear writing their thoughts out because they are fear that if there's if they're dissenting the government, because if we know about Umar Khalid's history, the major part of his history has been not that he has been doing anti-national thing, but he has been saying anti-government things mostly, whether in his speeches or whether in his writing. Because if there are videos of Umar Khalid saying different things, there are also videos of Umar Khalid talking about patriotism but criticizing the government. That kind of person, I think it's not much digestible by the today's government, if we have to say, because if they talk about dissent, right? If they don't like that person and who is dissenting them, they will put them under different sections of NSA, UAPA, just because they feel that they have this particular. And I think somehow feel that independence of judiciary is also at stake somewhere. If you go to majority of people here, they will say that Umar Khalid is a bad person, just because they have 10 years old videos of him saying "tukde tukde" something in that has not been verified, and that has not been he has not ever been accused of that thing. He has not been put in jail because of that, because 10 years ago in JNU a lot of things were happened and a lot of things were going viral, but neither Kanhaiya Lal nor him were put in jail for that thing, because it never happened, and it was many a times that it were doctor videos, they were not clear videos. So if you see that, and also if I have to put some statistics, there have been different statistics that of a lot of cases where if 2,000 people are under trial. I'm not sure about the actual number, but under NSA, if 480 people between 2022 and 23, they went for trial, like under trial. They were under trial, out of which 285 were meant to be not guilty. Like they were acquitted for their crime. So you can see that the ratio, that out of two people that has been picked up by government under NSA, one person has been proved innocent, and that is, but still you are destroying their dignity, right, by putting them in jail and making it look as if they have done a very big crime. Even if you, let's say, tomorrow someone comes and picks me up and he keeps me in jail for 4 years, but there is no evidence against me, but I am in jail, I am under trial, because they have some evidence in their name, but in reality there is no evidence. So even after 4 years, if the court will say that there's no evidence against this guy, so let's put him out, it destroys my image for 4 years that I have been in jail under that tag that he was someone who has been put for that thing. So this dignity, Article 21 dignity, it is at stake, and we need to consider it in that way as well. So that is what I would like. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. सो ये सुनी आपने इस पूरे मुद्दे पे दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों की राय. दी एज में वी ऑलवेज बिलीव इन डायलॉग, और हमेशा हम समाज के अलग अलग तबके के अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय भी हमें ज़रूर भेजिएगा. फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही. कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ मैं प्रमोद तिवारी, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली.